हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए पार्ट सेकंड राजस्थान भूगोल से संबंधित टॉपिक राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं पर बात करेंगे। उससे पूर्व हमारे लिए एक संदेश, हरी भरी रहे धरती, खुशहाल रहे संसार। तो वृक्षारोपण अपने आसपास कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। वृक्ष ही जीवन है और हमें न केवल अपना बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए भी इस धरती पर हरियाली और खुशहाली बरकरार रखनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, हमारी धरती को हरा-भरा बनाइए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो राजस्थान में सिंचाई के साधन से संबंधित है। तो राजस्थान जो कि शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु दशाओं वाला प्रदेश है और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। तो यहाँ सिंचाई जो एक महत्वपूर्ण कारक है कृषि के विकास के लिए। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जहाँ रेत के ऊंचे-ऊंचे टीले थे, वहाँ सिंचाई साधनों के विकास से ही आज हरे-भरे खेत खलिहान हमें दिखाई देते हैं। तो राज्य की जो जलवायु कंडीशन है, जो दशाएं हैं, उन दशाओं में सिंचाई अति आवश्यक है। और सिंचाई क्या होता है कि कृषि पौधों को कृत्रिम रूप से पानी की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। तो आज हम राजस्थान में सिंचाई और सिंचाई के साधनों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में सिंचाई, तो राजस्थान जैसे कृषि प्रधान मुख्यतः जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है और राजस्थान में जो जलवायविक दशा है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। और चूंकि राज्य में मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता और अल्पता का जो प्रतिशत है वो देश के अन्य भागों की तुलना में ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता और भी ज़्यादा बन जाती है। खास करके पश्चिमी राजस्थान में जल का अभाव जो है वो हमेशा ही महसूस किया जाता है, तो इस कारण से राज्य में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। राज्य में अगर हम देखें तो सिंचाई के राज्य में 4 प्रमुख साधन हैं। कौन-कौन से हैं? नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। ये राज्य में सिंचाई के 4 प्रमुख साधन हैं। और यदि हम 2016-17 के आंकड़ों की अगर बात करें तो किस सोर्स के अनुसार कितना क्षेत्रफल जो था राज्य का, कुल सिंचित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग किस सोर्स से सिंचित था, उसको अगर हम यदि देखें तो जो ट्यूबवेल्स हैं यानी नलकूप है, नलकूप से राज्य का 44.11% सिंचित क्षेत्र जो था वो था। और नहरों की यदि हम बात करें तो नहरों से 30.02% क्षेत्रफल जो था वो नहरों द्वारा सिंचित था। इसी तरह से कुओं द्वारा अगर हम बात करें तो 23.11% कृषि क्षेत्र जो था वो कुओं से सिंचित था। और टैंक्स या तालाबों की बात करें तो उसे 0.94% क्षेत्रफल सिंचित था। और अन्य सिंचाई के साधन जो है उनसे 1.76%। तो ये आरेख हमें ये बताता है कि राज्य में विभिन्न माध्यमों से सिंचाई या सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत राज्य में 2016-17 में क्या रहा। राजस्थान के ओवरऑल यदि हम बात करें तो 2016-17 में राजस्थान में सकल कास्ट क्षेत्र यानी कुल कृषि क्षेत्र जो था वो 2.6 करोड़ हेक्टेयर था। 2.6 करोड़ हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र था, यानी कुल कृषि क्षेत्र था, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 76% था। यानी राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 76% भाग पर कृषि कार्य होता है। तो कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य संपन्न है, यानी राज्य में कृषि योग्य भूमि जो है उसका प्रतिशत 70% क्षेत्र प्रतिशत तक है। तो कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य संपन्न है। मुख्य समस्या जो है वो सिंचाई की ही रहती है। दूसरा, राज्य में 2016-17 में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र था, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र था वो लगभग 1.82 करोड़ हेक्टेयर था। यानी 2.60 करोड़ जो है वो कृषि क्षेत्र है राज्य में, 2.60 करोड़ हेक्टेयर, उसमें से 1.82 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया गया था। ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र था, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 53% था। यानी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आधा भाग जो है वो कृषि के अधीन है। 2016-17 में ही यदि हम सिंचाई के बारे में बात करें तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 31% भाग पर सिंचाई सुविधाओं का
विस्तार था। यानी सिंचाई की दृष्टि से राज्य अभी भी पिछड़ा हुआ है। केवल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 31% भाग पर ही सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो पाया और शेष जो 69% है वो अभी भी वर्षा के अधीन है, वर्षा आधारित है। और इसी वर्ष यानी 2016-17 में ही शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो था, यानी जिस पर की वास्तव में सिंचाई उपलब्ध हो पाई, वो प्रतिशत मात्र 24% ही था। तो वास्तविक रूप से जहां सिंचाई की सुविधा जिस क्षेत्रफल पर प्राप्त हुई वो 24% ही रहा। तो इस दृष्टि से भी अभी यूं कहें कि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विस्तार की आवश्यकता राज्य में मौजूद है। 2016-17 में कुल सिंचित क्षेत्रफल का, यदि हम सिंचाई साधनों के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो कुल सिंचित क्षेत्रफल का 24.44% नहरों द्वारा सिंचित था, 1.20% जो था वो टैंकों द्वारा सिंचित था, 45.12% नलकूपों द्वारा सिंचित था, 27.01% कुओं द्वारा और 2.23% जो था वो अन्य साधनों द्वारा सिंचित था। 2016-17 के ये आंकड़े हैं और विभिन्न सिंचाई के माध्यमों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं नहरें। तो राज्य में 4 मैंने आपको प्रमुख सिंचाई के साधन बताए हैं। तो उनमें पहला हमारा है नहरें। तो नहरों द्वारा जो सिंचाई है वो एक लोकप्रिय पद्धति राज्य में लगातार बनती जा रही है। इसका कारण ये भी है कि राज्य में वर्षा की प्रकृति जो है वो अनिश्चित और अनियमित रहती है, तो इससे नदियों से नहरें निकालकर उन नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं राज्य में उपलब्ध करवाने की जो तरीका है वो लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। 1927 में गंग नहर और 1958 में इंदिरा गांधी नहर आगमन के पश्चात जो पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प शुरू हुआ, तो उसे देखकर न केवल राज्य के अन्य भागों में बल्कि देश के अन्य भागों में भी नहरों द्वारा सिंचाई का साधन जो है वो लगातार लोकप्रिय होता गया है। 1951-52 की यदि हम राज्य की बात करें तो 1951-52 में राज्य में मात्र 2.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ही नहरों द्वारा सिंचाई होती थी, जो 2005-6 में बढ़कर कितना हो गया, 23.52 लाख हेक्टेयर हो गया। और 2008-9 में, हालांकि इसमें थोड़ी कमी आई, 2008-9 में वर्षा की कमी के कारण नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल घटकर कितना रह गया, 15.83 लाख हेक्टेयर रह गया। और 2016-17 में फिर से ये बढ़कर कितना हो गया, 20.18 लाख हेक्टेयर हो गया। तो ये जो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, तो इससे एक बात हमें स्पष्ट पता लगती है कि नहरों द्वारा जो सिंचित क्षेत्रफल है उसमें राज्य में मानसूनी वर्षा की मात्रा और नदियों में जल की आवक का बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। यानी मानसूनी वर्षा की अच्छी होती है और नदियों में जल की आवक अच्छी होती है तो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो सिंचित क्षेत्रफल नहरों द्वारा कम हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हम देखते आ रहे हैं। राज्य में नहरों द्वारा यदि हम सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो वो गंगानगर जिले में है, यानी नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गंगानगर जिले में छोटी बड़ी नहरों की का जाल सा बिछा हुआ है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगानगर में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल, इसके बाद हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बारां, जैसलमेर और टोंक जिले आते हैं। तो ये नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल जहां पर सर्वाधिक है राज्य में, उन जिलों के कुछ नाम हैं। इन जिलों में अगर हम देखें तो सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? अब बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख नहरी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो राज्य में जो नहरी सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से 2 ही हम कह सकते हैं, 2। एक तो वृहद स्तर की नहरी सिंचाई परियोजनाएं, दूसरी मध्यम और लघु स्तर की नहरी सिंचाई परियोजनाएं। तो यदि हम बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो उनमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, तीसरी है गंग नहर परियोजना, चौथी चंबल परियोजना की नहरें, 5वीं है माही परियोजना की नहरें, छठी जाखम परियोजना, 7वीं सिद्धमुख परियोजना, 8वीं नोहर परियोजना, 9वीं गुड़गांव परियोजना और 10वीं
नर्मदा नहर परियोजना। तो ये तो है राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। 10 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, चंबल परियोजना की नहरें, माही परियोजना की नहरें, जाखम परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, नोहर परियोजना, गुड़गांव नहर और नर्मदा नहर परियोजना। यदि मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम बात करें तो वो कुछ प्रमुख मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं जो हैं उनके नाम ये रहे। एक तो है भीम सागर परियोजना, कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में, भीम सागर झालावाड़ जिले में। दूसरी बिलास परियोजना, 12 जिले में, बिलास 12 में। सोम कमला अंबा परियोजना, डूंगरपुर जिले में। यही सोम कमला अंबा नदी जो है यही डूंगरपुर जिले में आपस में मिलती हैं, जहां की त्रिवेणी बनती है और ये वहां आदिवासियों का एक तरह से प्रयागराज कहलाता है। फिर इसके बाद पांचना परियोजना, सवाई माधोपुर जिले में, पांचना सवाई माधोपुर जिले में। फिर इसके बाद सावन भादो परियोजना, कोटा जिले में, सावन भादो कोटा जिले में। सोम कागदर परियोजना, उदयपुर जिले में। छापी परियोजना, झालावाड़ जिले में। परवन लिफ्ट परियोजना, कोटा जिले में। हरिश्चंद्र परियोजना, ये भी कोटा जिले में। बांकली परियोजना, ये जालौर और पाली जिले में। पिपलदा लिफ्ट परियोजना, सवाई माधोपुर जिले में। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये भी सवाई माधोपुर जिले में। और इसरदा सिंचाई परियोजना, ये टोंक जिले में। तो ये राज्य की कुछ प्रमुख मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी परियोजना कौन से जिले से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं। तो ये तो नहरों के बारे में बात हुई कि राज्य में नहरी सिंचाई और नहरी सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। अब नेक्स्ट दूसरे जो प्रमुख सिंचाई के साधन है राज्य में, दूसरा वो है कुएं एवं नलकूप। यहाँ हमने कुएं और नलकूप दोनों को कंबाइंड एक साथ ही कर लिया है। तो राजस्थान में कुएं और नलकूप जो है वो सिंचाई के परंपरागत स्रोत रहे हैं। यानी प्राचीन समय से ही राज्य में कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई होती आई है। राज्य में अगर हम देखें आंकड़ों की यदि हम बात करें तो राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के 45.12% पर, कुल सिंचित क्षेत्रफल के कितने 45.12% पर नलकूपों द्वारा और 27.01% पर कुओं द्वारा सिंचाई होती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि राज्य के 72% सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई का प्रमुख साधन क्या आज भी कुएं एवं नलकूप ही हैं। तो कुएं और नलकूप जो है वो राज्य में प्राचीन सिंचाई के साधनों के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और आज भी जो है राज्य का बड़ा क्षेत्र जो है वो इन्हीं साधनों के जरिए सिंचित है। यदि 1951-52 से हम तुलना करें तो 1951-52 में 6.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा सिंचित था। 2005-6 में ये जो संख्या है कितनी बढ़कर हो गई 52.94 लाख हेक्टेयर हो गया। तो 2005-6 में 52.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित था। फिर इसके बाद 2008-9 में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल जो था वो 53.37 लाख हेक्टेयर था और 2016-17 में इस कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 59.56 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी इसमें लगातार हम वृद्धि देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल जो है वो भी थोड़ा बहुत वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन वर्षा की मात्रा पर जितना नहरी सिंचाई निर्भर करती है उतनी ये कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई निर्भर नहीं करती। तो इसमें लगातार हम वृद्धि देख रहे हैं। राज्य में कुओं और नलकूपों द्वारा यदि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो जयपुर जिले में कुओं और नलकूपों द्वारा दोनों सम्मिलित रूप से, यानी कुओं और नलकूपों द्वारा सामूहिक रूप से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जयपुर जिले में। हालांकि कुओं और नलकूपों को अलग अलग करके देखें तो इसमें थोड़ा सा हमें वेरिएशन मिलता है। तो कैसे अलवर भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, टोंक, इन जिलों में कुओं द्वारा सिंचाई का प्रचलन ज्यादा है, क्योंकि इन जिलों में क्या है कि भूजल स्तर की गहराई 6 से 18 मीटर के मध्य है। यानी जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर की गहराई जो है वो
कम होती है वहां पर कुओं द्वारा सिंचाई प्रचलित रहती है, और जहां पर भू जल स्तर की गहराई ज्यादा होती है वहां पर नलकूप द्वारा सिंचाई ज्यादा की जाती है। तो ये वो जिले हैं जहां पर कुओं द्वारा सिंचाई ज्यादा की जाती है। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, टोंक। यहाँ कुओं द्वारा सिंचाई ज्यादा होती है। और नलकूपों की यदि बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में चूंकि भूजल की गहराई ज्यादा है, तो भूजल की गहराई ज्यादा होने की वजह से वहां नलकूपों के माध्यम से सिंचाई ज्यादा की जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में यदि हम सर्वाधिक ट्यूबवेलों की संख्या देखें तो वो जोधपुर जिले में थी। सर्वाधिक ट्यूबवेल नलकूप जो जोधपुर जिले में थे। 2016-17 में राज्य में अगर हम देखें, यानी कुछ आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो 2016-17 में राज्य में ट्यूबवेलों की कुल संख्या 47.30 लाख है 2016-17 में, जिनमें से कितने 42,56,652 जो ट्यूबवेल थे वो तो विद्युत बिजली संचालित थे, जबकि 4,73,412 जो नलकूप थे वो डीजल द्वारा चलते थे। 2016-17 में राज्य में यदि हम कुओं की कुल संख्या देखें तो वो कितनी थी? 24,85,104 थी। इनमें से 17,73,000 जो कुएं थे उन पर बिजली से चालित पंप लगाए गए थे, जबकि 6,88,792 जो कुएं थे उन पर डीजल से चलने वाले पंप लगे हुए थे। और ऐसे भी कुछ 23,311 कुएं थे जिनसे पानी निकालने का माध्यम रहट था। रहट यानी जो पशु खींचते थे और उसे पानी बाहर निकालते थे, उसको रहट कहते हैं। तो पशु या मानव जो स्वयं भी पानी बाहर निकालते हैं तो वो रहट के माध्यम से निकालते थे। तो 2016-17 में यदि हम देखें तो 2016-17 के आंकड़े में ये बताते हैं कि सर्वाधिक ट्यूबवेलों की संख्या जो थी वो कौन से जिले में थी? जोधपुर जिले में थी। इसके बाद बीकानेर, अलवर, जयपुर, नागौर, सीकर, इन जिलों का स्थान आता है ट्यूबवेलों की संख्या में। देखिए पहले भी हमने बात की थी कि कुओं और नलकूपों द्वारा सम्मिलित रूप से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जयपुर जिले में, लेकिन सर्वाधिक ट्यूबवेल मैंने आपको बताया था कि यदि अलग अलग इनको कर लें, कुओं और ट्यूबवेलों को अलग अलग कर लें तो इसमें वेरिएशन मिलता है। तो सर्वाधिक ट्यूबवेलों की संख्या किसमें है? जोधपुर जिले में है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे बीकानेर है, तीसरे नंबर पे अलवर, चौथे नंबर पे जयपुर, पांचवें नंबर पे नागौर और छठे नंबर पर सीकर जिला है ट्यूबवेलों की संख्या की दृष्टि से। और 2016-17 में यदि कुओं की हम बात करें, इसी तरह से हम यदि कुओं की बात करें तो सर्वाधिक कुओं की जो संख्या है वो झालावाड़ जिले में है। 2016-17 में सर्वाधिक कुएं झालावाड़ जिले में। इसके बाद दूसरे नंबर पे बाड़मेर है, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे टोंक, चौथे नंबर पे भीलवाड़ा, पांचवें नंबर पे झुंझुनू, छठे नंबर पे अजमेर, उसके बाद सातवें नंबर पे चित्तौड़गढ़, फिर पाली, सिरोही और सवाई माधोपुर और अलवर का स्थान आता है। तो ये कुओं की संख्या की बात हुई। तीसरा सिंचाई का प्रमुख साधन है राज्य में वो है टैंक्स या तालाब। तो राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई की भी यदि हम बात करें तो ये भी प्राचीन काल से प्रचलित है, और खास करके राज्य के उन क्षेत्रों में जहां पर की धरातल जो है वो पठारी धरातल है। और वैसे यदि देखा जाए तो प्राचीन समय से, क्योंकि राज्य का जब से राज्य की जलवायु में शुष्कता बढ़ती गई है तब से राज्य की संस्कृति में ही वर्षा जल संग्रहण की प्रवृत्ति जो है वो लगातार बनी हुई है। और इसी वजह से न केवल मध्यकाल के राजा महाराजा बल्कि वर्तमान तक के जो सेठ साहूकार हैं या फिर जो लोग हैं वो अपने घरों में जल संग्रहण के लिए कोई ना कोई पात्र यानी कुंड या इसी प्रकार का कुछ ना कुछ जरूर बनवाते हैं। तो ये परंपरा राज्य में प्राचीन समय से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है, और बहुत से स्थानों पर इनका इस्तेमाल सिंचाई के रूप में भी किया जाता है, यानी इनके जल का इस्तेमाल सिंचाई के रूप में भी किया जाता रहा है। राज्य में अगर हम देखें तो लगभग 450 छोटे बड़े जलाशय जो है जो वर्षा जल संग्रहण करते हैं। इनमें से कुछ तो प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित है। इन जलाशयों को अलग अलग जगह पर हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे कहीं तो इनको बांध कहते हैं, तो कहीं पर जैसलमेर जैसी जगह पर इन्हें हम खड़ीन कहते हैं, और कहीं इनको कुंड कहते हैं,
कहीं ये सर के नाम से जाने जाते हैं या सरोवर के नाम से, तो कहीं तालाब के नाम से पुकारे जाते हैं। तो इन वर्षा जल संग्रहण के जो ये पात्र हैं या ये जो सोर्स हैं, इनको हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही है, वर्षा जल का संग्रहण करना, सिंचाई और पीने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी की वर्ष भर आपूर्ति करना। इनमें पानी की आपूर्ति जो वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि हम 2016-17 के आंकड़ों को यदि हम देखें तो 2016-17 में राज्य में छोटे बड़े लगभग 1,05,88 जलाशय थे। छोटे बड़े 2016-17 में जलाशय थे, जिनसे राज्य के लगभग 99,296 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। यानी राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 1.20% जो था वो तालाबों या इसी प्रकार के जो टैंक्स है यानी कुंड जो हैं, उन कुंडों के माध्यम से सिंचित था। 1962-63 से यदि हम तुलना करें इन 2016-17 के आंकड़ों की, हमारे आंकड़ों की, तो 1962-63 में 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी, जो 2005-6 में बढ़कर बढ़कर तो नहीं, घटकर ही कहेंगे हम, 0.83 लाख हेक्टेयर रह गई। और 2008-9 में जो तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल जो था वो था 30,565 हेक्टेयर ही रह गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि राज्य में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसका कारण कुओं और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल यानी कुओं, ट्यूबवेल और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के जो है उसमें वृद्धि होना है। तालाबों द्वारा सिंचाई की प्रवृत्ति जो है वो उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहां पर धरातल क्या है, पठारी और पथरीला हो। और राज्य में यदि तालाबों के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो है वो कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल राज्य में तालाबों द्वारा भीलवाड़ा जिले में। इसके पश्चात उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, इन राज्यों का स्थान आता है। तो ये 5 वो प्रमुख जिले हैं राज्य के जहां पर तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इन सभी जिलों को हम देखें तो यहाँ का धरातल भी पठारी और पथरीला धरातल ही है, तो वहां पर तालाबों द्वारा सिंचाई ज्यादा की जाती है। इसके अलावा बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, ये वो जिले हैं जहां पर भी तालाबों द्वारा सिंचाई होती है लेकिन सीमित सिंचाई की जाती है। पश्चिमी राजस्थान की यदि हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई नगण्य। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में पाली जो है वहां पर तालाबों द्वारा सिंचाई जरूर की जाती है। पाली में भी कई बांध बनाए हुए हैं, उन बांधों के जरिए सिंचाई की जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में पाली प्रमुख है जहां तालाबों द्वारा, इस प्रकार के तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। और कुछ एक थोड़ी बहुत जो सिंचाई की प्रवृत्ति है इस प्रकार के सोर्स से वो जैसलमेर जिले में भी है, जिनको हम की खड़ी इनके नाम से पुकारते हैं। राज्य में तालाबों की संख्या की यदि हम दृष्टि से देखें तो देखिए पाली का पहला स्थान है। तालाबों की संख्या की दृष्टि से पाली का पहला स्थान है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल भीलवाड़ा जिले में, लेकिन तालाबों की सर्वाधिक संख्या पाली जिले में। तो तालाबों की संख्या सर्वाधिक पाली जिले में। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर उदयपुर जिला है, फिर तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा जिला है जहां पर कि सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। तालाबों की संख्या की दृष्टि से उसका स्थान तीसरा है। फिर अजमेर में है, फिर उसके बाद बारां में, फिर करौली, उसके बाद राजसमंद, फिर बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर और टोंक का स्थान आता है तालाबों की संख्या की दृष्टि से। तो ये राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन और उनके कुछ आंकड़ों के जरिए हमने जानने का प्रयास किया कि कितना क्षेत्रफल कब कब इनके द्वारा, इन सोर्स के द्वारा, इन सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, अपना अध्ययन निरंतर रखिए, जारी रखिए। थैंक यू सो मच।